अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बतारीख़ 10 जुलाई 2025 बरोज़ जुमेरात, मैं इनाम रहमान यज़दानी आप लोगों की खिदमत में वर्ल्ड करंट अफेयर यानी आलमी हालात हाज़रा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है बगौर समात फरमाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। आज की सबसे बड़ी ख़बर ये जानना है कि गज़ा सीज़फायर का क्या हुआ। उसके बाद रशिया का सबसे बड़ा हमला 3 साल में अब तक का सबसे बड़ा हमला, 728 ड्रोन से हमला किया है और 13 मिसाइल से। और उसके बाद जो है कल मैं आप लोगों को कोल्ड वॉर के ताल्लुक से बताया था, तो उसमें कुछ बातें रह गई थी तो और टॉपिक लेंदी हो रहा था, तो आज जो चीज़ें छूट गई थी तो इंशाल्लाह उसको जो है मैं आपको बताऊंगा और कहीं पर करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको करेक्ट भी कर दूंगा। तो पहले गज़ा के जो है जायज़ा ले लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 2 रोज़ पहले इज़राइल को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था और उसके 19 के करीब फ़ौजी जो है बैत हनून में ज़ख्मी हुए थे या मारे गए थे, जिसमें उसने 5 के बारे में कबूल किया था कि ये मारे गए हैं और 14 के बारे में कि ये ज़ख्मी हुए हैं बैत हनून में। तो ये बैत हनून बिल्कुल शुमाल का हिस्सा है, जिसके बारे में बेंजामिन नेतन्याहू जो वॉर क्रिमिनल है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का उस पर इल्ज़ाम है, अरेस्ट वारंट है ICC की जानिब से। उसने कब न दावा किया था कि बैत हनून, बैत लाहिया ये सब तो कब न हम फतह कर लिए, अब तो रफ़ा की बात है और ख़ान यूनुस की बात है, वहाँ पे मामला हो गया। अब उसमें एक्चुअल में तो 5 से बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1 दर्जन के करीब उसके फ़ौजी मारे गए थे। तो उसके वजह से वो बौखलाया हुआ है और वो जो ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। तो अब यह है कि जो जहाँ मिल जाए बस इंसान दिखे उस पर बम गिरा दो। तो कल तकरीबन 100 के करीब जो है उसने लोगों को शहीद कर दिया और आज सुबह से तकरीबन जो है 30 के करीब शहादतें हो गई है। लेकिन यह है कि इन लोगों ने भी तेज़ कर दिया हमला और कल जो है एक और फ़ौजी के बारे में इन लोगों ने तस्लीम किया है कि हाँ हमारा एक फ़ौजी और भी मारा गया। और वो बड़ा ही ड्रामेटिक अंदाज में हुआ था कि उसको वहाँ के फाइटरों ने पकड़ लिया था और उसको बोले कि चलो नमाज़ पढ़ने के लिए, वो कहा नहीं जाएंगे, तो फिर कहा जाओ जहन्नम में, फिर तो उसको मार दिए। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ये मामला हो रहा है। अब यह है कि सीज़ फायर का मामला रुका हुआ कहाँ है। डोनाल्ड ट्रंप तो बोला था कि इस हफ्ते के लास्ट में हो जाएगा, आज जुमरात है, परसों शनिचर है तो हो जाना चाहिए, लेकिन आज ही वो कह रहा है कि नहीं इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते। तो उसकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि ये दोनों जो है बाप बेटा मिल करके एक लिहाज से जो है गेम प्लान बनाए हुए हैं और दोनों को मिली भगत है कि गज़ा से जो है वॉलंटरी बहुत सारे लोगों को निकालेंगे और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत रह जाएंगे तो उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। इनका मंसूबा है कि कम से कम 6 लाख के करीब लोगों को वॉलंटरी निकाल देंगे। तो इस बात पर मामला अटक गया है कि गज़ा के जो फ़ौजी हैं जब जंग ख़त्म होगी तो फिर वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे, कहाँ कहाँ पर नहीं रहेंगे। तो एक जगह पे वो बज़िद है कि यहाँ पर हम रहेंगे ही कॉरिडोर पे। तो वो कॉरिडोर कहाँ है ये मैं आपको बताऊं। तो ये समझिए कि यहाँ पे है, उसने एक कॉरिडोर जो है समझिए ऐसे बनाया है और रफ़ा वालों को समझिए कि वो आइसोलेट कर दे। इधर इतना खाली करा दिया है, इतना में कॉरिडोर बना दिया है और इतने में रफ़ा के लोग हैं जो कम से कम 7-8 लाख के करीब है। तो यहाँ पर जो है वो समझ जाइए कि वो परेशान करना चाहता है कि इतना परेशान करो कि ये लोग खुद आकर के तंग आकर कह गए कि ठीक है हमको निकाल दीजिए, कोई और मुल्क भेज दीजिए। ये उसका प्लान है। तो कह रहा है कि यहाँ से तो हमारे फ़ौजी नहीं हटेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जब जो है जंगबंदी का मामला है और मामला ख़त्म हो गया कि गज़ा तुम कब्जा नहीं सकते, जंग बंद कर रहे हो, सीज़ फायर कर रहे हो, तो फिर यहाँ से निकलो। कह रहा नहीं निकलेंगे। कह रहा कि नहीं, हमास को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको जो पॉलिटिकल जो है इंटरफेयर ख़त्म करेंगे, उसके जो है हथियार वाला। उन्होंने कहा हथियार वाला तो मामला जो है हम नहीं हटाएंगे, पॉलिटिकल अब तुम बोलोगे तो हम हट जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तभी देखिए कि वो क्या है। तो ये समझ जाइए कि ये देखिए कॉरिडोर जो है इसके बारे में बात फंसी हुई है। ये मोराज कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर ऑफ मोराज, ये देखिए ये रफ़ा में जो है ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, यहीं पर लोग हैं रफ़ा के लोग, और ये जो ब्लू है ये खाली करा दिया है, यहाँ से भी, इधर से भी और इधर से। देखिए ये ऐसे लकीर खींच दिया है यहाँ पर। तो ये टुकड़ों में जो है पहले यहाँ के लोगों को निकाला जाएगा, फिर जो है 1-2 साल के बाद फिर यहाँ पर कॉरिडोर बना दिया जाएगा, फिर इसको यानी प्लानिंग के साथ काम करने का यह है।
तो अब ये है कि वहाँ के फाइटर मानते हैं नहीं मानते हैं, तो ये मेन मुद्दा यही है। और बहुत सारे लोग कुछ भी बोले, आपको मैं बता दिया। तभी देखिए कि वहाँ की नई क़यादत आई है, उन्होंने कहा है कि जो है हम सरेंडर तो नहीं करेंगे, ना लजरावतनी करेंगे और फ़लस्तीन के लिए लड़ते रहेंगे। और वो तीन ही है कि रिस्पेक्टेबल जो है सीज़ फायर मिले, और या फिर जो है लिबरेशन हो जाए, फ़लस्तीन को जो है आज़ादी मिल जाए और 2 स्टेट सॉल्यूशन ही निकल जाए, या फिर जो है कि मर्टायरडम वाला मामला होगा। तो ये सूरत हाल है। देखिए इधर हौसियों ने भी जो है मामला तेज़ कर दिया है कोऑपरेशन में, क्योंकि आखिरी ओवर का मैच चल रहा है डू एंड डाई का। तो हौसियों ने समझ जाइए कि मिसाइल अटैक भी किया है इसराइल पे, जो सुबह से जो है सायरन वहाँ बज रहे थे। अब उसका कितना इफेक्ट हुआ नहीं हुआ गॉड नोज पे। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो मामला है रेड सी में या गल्फ ऑफ एडन में, ये उनका अपना इलाका है, तो यहाँ पर वो जो है कश्तियों को, जो ख़ास तौर से कश्तियाँ जो है इसराइल के खिदमत के लिए जा रही होती है, और उनको वार्निंग दिया जाता है कि उधर मत जाओ, ख़तरा है, रुक जाओ, और वो नहीं मानते हैं तो फिर वो उन पर अटैक कर देते हैं। तो 2 रोज़ पहले तो एक जहाज़ के डूबने का मंजर आया था, लेकिन कल एक और जहाज़ का मामला आया कि बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा वजूद पानी में हमेशा के लिए हो जाएगा। तो ये जो है बड़ी कामयाबी उन लोगों को मिली है। अब अमेरिका तो मसालहत किए हुआ है तो आ ही नहीं सकता है। तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर जर्मनी वगैरह मदद करने के लिए आया था, तो चाइना ने थोड़ा सा लेज़र से अटैक कर दिया था, तो उसके लिए हंगामा चल रहा। तो ये सूरत हाल है, समझ जाइए कि यहाँ पे अब बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर दबाव है अमेरिका से कि कोई भी सीज़फायर कैसे भी करो, लेकिन जंग को मैं रिज्यूम नहीं करने दूंगा। ये बात समझ, ये जो है अब समझिएगा डोनाल्ड ट्रंप का नाक का मसला हो जाएगा। 60 दिन के लिए अगर सीज़फायर हो भी जाए और वहाँ के फाइटर जो है 10 कैदी को रिहा भी कर दें, तो जैसे जो है जनवरी में किए थे और फिर जो मार्च में जो है फिर हमला शुरू कर दिए थे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। अब तुमको कोई और उपाय लगाना है तो लगाओ। और नए सिरे से जंग के लिए इजराइल वाले भी तैयार नहीं है कि दोबारा जो है एक मरतबा फौजी निकाल करके फिर घुसाओगे, तो ये नहीं मानेंगे। लेकिन ये कॉरिडोर नहीं छोड़ना है, इसके लिए भी दबाव है। तो देखिए कि मामला क्या होता है। रशिया के ताल्लुक से बात की जाए तो रशिया ने कल का बहुत बड़ा हमला किया, यानी 3 साल में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 2022 में फरवरी के महीने में हमला करते थे, ये जुलाई 25 है, तो समझिए कि 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। यानी ड्रोन की तादाद के लिहाज से समझ जाइए कि 728 ड्रोन और 13 मिसाइल, और समझ जाइए कि पूरे यूक्रेन को धुआं करके रख दिया। लेकिन वो बहुत ही सिस्टमेटिक के हिसाब से जो है पहले अलार्म वगैरह करके मारता है, तो कैजुअल्टी तो उतनी नहीं हुई, लेकिन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। और ख़ास तौर से वो अब जो है टारगेट कर रहा है इतने ड्रोन वगैरह से, ये समझे कि वेस्टर्न यूक्रेन में, कि इधर ही से जो है पोलैंड ही से हथियार वगैरह आते हैं, तो जहाँ जहाँ से हथियार वगैरह आ रहा है उसी को टक 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 जो ही कर रहा है। अब ज़ेलेंस्की जो रोना धोना शुरू किया है कि हमें हथियार दो, हमें डिफेंस सिस्टम दो, हमें जो है तुम लोगों ने तनहा छोड़ दिया है। अब यूरोप वाले कहेंगे हम तो तनहा नहीं छोड़े हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है वो बात नहीं मान रहा है। ओके, तो आज इन लोगों के समझिए कि यूक्रेन के लिए इटली की राजधानी रोम में जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें ज़ेलेंस्की गया है, खिताब भी कर रहा है, और फिर 30 ममालिक से वीडियो लिंक के ज़रिए से भी खिताब करेगा एक क्लास से। तो समझिए कि यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस है उन लोगों की कि यूरोप के वो ममालिक जो यूक्रेन के बढ़ चढ़ के मदद करना चाहते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा कोलिशन ऑफ विलिंग। यानी जिनको नहीं चाहत है तो ठीक है वो दूर रहें, लेकिन जिनको चाहत है कि यूक्रेन की मदद करना है तो उनका एक अलग से कोलिशन हो। क्योंकि ये आप जो है स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब नहीं चाहते हैं कि मदद करें, तो कहते ठीक है नहीं करें, कोलिशन ऑफ विलिंग, जिनको आना है आओ, समझे कि अपने जज्बे की तरह। तो उनकी जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें क्या निकल के आता है। और ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है पुतिन से, और उसमें आप देखेंगे कि 2 रोज़ पहले जो है वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है पेट हेग्जिट, उसने कहा था कि यूक्रेन के लिए हथियार जो यहाँ से रवाना किया जाता था उसको रोक दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, हथियार जाएगा, जा रहा। तो उसने कहा कि अभी तो कहा था कि रोक दिया, कि किसने कहा था। तो उसको कुछ पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा नहीं चल रहा, बस अपनी मनमर्जी बस चला जा रहा। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया पुतिन से, और उसने खुल करके बोला है कि पुतिन जो है अजीब वाहियात इंसान है।
कि बोलता कुछ है करता कुछ है। जब बात करो तो इतनी मीठी मीठी बात करता है, प्यार से बात करता है, हर चीज़ में हाँ मिलाता रहता है। अब फिर जैसे बात रख दो तो फिर जो है बड़ा हमला कर देता है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग ये हो रहे हैं। तो वो तो सीज़फायर के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है एक भी शर्त को जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तब हो सकता है कि ये लोग बढ़ा चढ़ा करके अमेरिका को भी इन्वॉल्व न करा दें, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के भी अब यही ख्वाहिश हो रही है कि अब जो है इसमें जो है इसको फुल फ्लेज वॉर जो है कर दिया जाए और ईरान और रशिया को एक में कंबाइंड कर दिया जाए और फिर हमारे दोनों भाई को भी एक साथ लिया जाए, यूक्रेन और यानी ज़ेलेंस्की और पुतिन को। दोनों अदाकार ही हैं। अब फिर उसके बाद नेटो फुल्ली तौर से इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि रशिया भी जो है अब ब्रिक्स में जो है कहा था कि अगर ईरान को जो है इनरिच यूरेनियम की ज़रूरत होगी तो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो इस लिहाज से जो देख रहा कि अब रशिया भी करीब आ रहा है यूक्रेन ईरान का, तो एक जो है कायदे से जो है आलमी जंग की तरफ मामला चला जाए। तो देखिए कि मामला क्या होता है। ईरान के बारे में इजराइल का एक असेसमेंट ही आया है कि ईरान ने वहाँ पर जो फोर्दो उसका जो प्लांट है वहाँ से इनरिच यूरेनियम के बारे में जो बात आ रही थी कि हमला से पहले उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। 400 किलो के करीब इनरिच यूरेनियम में है, जो 600 किलो के करीब है। कह रहा नहीं, हमारा इंटेल बता रहा कि नहीं, उसको नहीं शिफ्ट किया गया था, अब वो इंटेक्ट है। तब देखिए कि मामला क्या होता है। और इधर ये भी जो है वो लोग कबूल कर रहे हैं कि ईरान का जो हमला हुआ था उसमें जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट किया गया था और वो भी जो है तबाही से दो चार हुआ है। उसका असेसमेंट जारी सारी है। तो ये समझ जाइए कि ईरान और इसके ताल्लुक से जो है मैं सोचा कि आप लोगों को जो अपडेट कर देता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप जो है एक और टैरिफ मारा है, 50% टैरिफ कॉपर पे। पूरी दुनिया से कहीं से भी इंपोर्ट होकर के कॉपर अगर जो है अमेरिका में आएगा तो 50% टैरिफ लगेगा। यानी अगर कॉपर जो है 100 रुपये किलो है तो समझिए कि वो मान 50 रुपये किलो है तो वो 100 रुपये हो जाएगा, समझ। तो इस लिहाज से जो है अब उसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि अब जो दुनिया आने वाली है तो उसमें जो है कॉपर का बहुत ज़्यादा अहमियत है। फाइटर जेट बनाना है, रडार बनाना है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, जो कुछ भी बनाना है उसमें कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। लिहाजा वो चाहता है कि कॉपर जो है उस पर हमारी मोनोपोली हो। तब आप कहेंगे कि जो है कॉपर अपने मुल्क में आने ही नहीं देगा, तो फिर जब मोनोपोली कैसे होगी? उसका मकसद यह है कि हम पूरी दुनिया में जो है चाहे कॉपर की फैक्ट्री कहीं भी हो, जर्मनी भी हो, रशिया में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो। अब अगर कंपनी तो कोई प्राइवेट आदमी लगाता है, अब वो अमेरिका में बेचेगा तो उसको जो है डबल कीमत देनी पड़े। तो वो जो है मजबूर होकर के क्या करेगा कि अपनी कंपनी उठा करके अमेरिका में ले आएगा। अमेरिका में जो है अगर बनाओगे और बेचोगे तो टैरिफ नहीं लगेगा, और बाहर बनाओगे तो लगेगा। तो उसका ये मकसद है कि तुम लोग अपनी अपनी कंपनियां अपने अपने ममालिक से लेकर के यहाँ आ जाओ। तो इस लिहाज से वो टैरिफ लगाया है। देखिए क्या होता है। एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया में आप जानते हैं कि ये जानी दुश्मन है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और तुर्की और ग्रीस ये आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये भी आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये समझिए कि ये भी यूएसएसआर का हिस्सा थे। ये समझिए कि साउदर्न कॉकेसस रीजन कहलाता है। इसमें 3 कंट्री है, जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मीनिया। तो इन दोनों की लड़ाई रहती है नागोर्नो काराबाग को लेकर के। तो 2 जंगें हो चुकी है, समझ जाइए। एक 90 की दहाई में और एक जो है 2020 में हुई थी। तो 90 की दहाई में 1992 से 94 जो हुआ था उसमें आर्मीनिया जीत गया था, अज़रबैजान हार गया था। 2020 में जो है जब हुआ तो अज़रबैजान जीत गया और आर्मीनिया हार गया। तब इसको लेकर के मामला है कि मामला को तय करो। सीज़फायर तो हो गया है लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। तो इसके लिए अब ये लोग जो है बैठने वाले हैं यूएई के जो है अबू धाबी में या दुबई में। तो समझिए कि इल्हाम अलियोव भी आएगा और वो समझिए कि पेशनियान या क्या नाम है वो आएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर ये दोनों का मामला तय हो जाता है। और आज एक बड़ा झमघटा लगने वाला है, समझिए कि कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी में। वो समझिए कि आसियान के फॉरेन मिनिस्टरों की मीटिंग होने वाली है। तो वो मीटिंग चल रही है। और आसियान आप जानते हैं कि 1967 में जो है इसको बनाया गया था। 1967 में ही जो 7 डेज़ वॉर हुई थी, जिसमें जो है इजराइल ने जो बहुत ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया था, गज़ा को भी कब्ज़ा कर लिया था, सिनाई पेनिनसुला को भी कब्ज़ा कर लिया था, वेस्ट बैंक को भी कर लिया था, गोलान हाइट्स को भी कर लिया था। अचानक हमला किया था, जैसे हम ईरान पर भी अचानक हमला हुआ था ना, वैसे हमला किया था।
तो 1967 ही में जो है आसियान के जो है ऑर्गेनाइजेशन बुनियाद पड़ी थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन आसियान, आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान समझे, कुछ और है समझिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 ममालिक हैं, 1967 में बनाया गया था। महातिर मोहम्मद जो है इसका आर्किटेक्ट से समझ जाइए। तो उन्हीं की मीटिंग हो रही है। तो जैसे यूरोपियन यूनियन के जो है बहुत कामयाब जो है यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 ममालिक हैं, उसी तरह से जो है आसियान जो है ये बहुत ही कामयाब जो है ये है। और ये छोटे छोटे ममालिक होने के बावजूद काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और डिग्निटी के साथ रहे हैं। अब इससे म्यांमार में जो तख्ता पलट हो गया है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना इनके यहाँ बहुत ज़्यादा कंसेंसस रहता है। इसी वजह से बड़े ममालिक से ये बहुत ही जो है आराम से जो है निगोसिएशन कर पाते हैं, चाहे चाइना हो या इंडिया हो या रशिया हो या फिर अमेरिका हो, क्योंकि ये जो है मुत्तहिद रहते हैं। तो ये जो है आसियान में म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनाई है, फ़िलिपीन है। और ईस्ट तैमूर जो वो भी कह रहा हमको भी ले ले, लेकिन वो ऑब्जर्वर के तौर पर है। तो इस बार जो है समझिए कि प्रेसिडेंसी जो है वो मलेशिया के पास है। तो फॉरेन मिनिस्टरों की पहले मीटिंग हुई और फिर ये फॉरेन मिनिस्टर जो है बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके फॉरेन मिनिस्टरों से बात कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि चाइना का जो है वांग यी वो भी पहुंचा हुआ है, रशिया का सर्गी लेवरोव वो भी पहुंचा हुआ है, अमेरिका का जो है समझिए मार्को रूबियो वो भी पहुंचा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सब का पहुंचा हुआ है। मेरे हिसाब से इंडिया का पहुंचा या नहीं पहुंचा है मैं देखा नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है 5 ममालिक का दौरा करके जो है इतना सारा जो है मेडल वगैरह लेकर के आ गया। तो वो लग रहा कि जो है ओलंपिक खेलने गए थे या क्या। तो ये छोटे ममालिक जो है बड़े बड़े ममालिक वाले जो है सरबराह जो है घूमते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घूमते हैं। तो यहाँ पर जो है रूबियो की मुलाकात हो सकती है कि वांग यी से हो, और ये फर्स्ट मुलाकात होगी चाइना और अमेरिका के किसी बड़े जो है डिप्लोमेट्स की। और डोनाल्ड ट्रंप तो कब से जो है तड़प रहा कि शी जिनपिंग से मुलाकात है, लेकिन वो टाइम ही नहीं दे रहा है। और सर्गी लेवरोव से भी मुलाकात होगी या नहीं होगी देखने की बात है।